नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र को लेकर आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, यूपीएलटी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोई पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश की रचयिता कौन है? महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। कौन है सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता? आप सभी को उत्तर करना है। तो आपका जवाब आया है विकल्प सी, दयानंद सरस्वती, तो राइट माना जाएगा। यानी सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी और इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। वे सन्यासी और चिंतक हैं। उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना है और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आजीविका साधक हिंदी के रचयिता कौन है? पूरनचंद टंडन, सूरजभान सिंह, कैलाश चंद्र भाटिया, भोलानाथ तिवारी। कौन है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी आजीविका साधक हिंदी के रचयिता कौन है? पूरनचंद टंडन जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये कलकत्ता से निकलने वाले बंगदूत पत्र के संपादक थे। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया था। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन आपका, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिडाद। कहाँ पे हुआ है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, मॉरिशस, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 2018 में हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखते हैं हम लोग। 1903, 1828, 1920, 1933। कब होती है ब्रह्म समाज की स्थापना? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी, 1828, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में कौन करता है? राजा राम मोहन राय। इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के तहत स्त्रियों को सती प्रथा में जलाना अवैध घोषित किया गया। इन्होंने वी सेप्ट ऑफ जीसस यानी ईशा के नीति वचन लिखा। ब्रह्म क्रॉनिकल बंगदूत नाम से समाचार पत्र को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उसके पास चूहा तक पकड़ने का नहीं है। रिक्त स्थान यानी क्या नहीं है? उत्साह, साहस, अनुभव, विश्वास। तो आप सभी लोगों को बताना है कि उसके पास क्या पकड़ने का नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी यानी साहस, तो राइट आंसर आप सभी लोगों का माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है?
निम्नलिखित में से रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए हम सभी लोग देखते हैं। एक तरफ है आपकी रचनाएं, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार, और आप लोगों को इसका सही मिलान करना है, सही जवाब आप लोगों को देना है। तो चलिए हम सभी देखते हैं जो है, यानी सबसे पहले क्या है, रचना का नाम रानी केतकी की कहानी, फिर है भाषा योग वशिष्ठ, फिर है चंद छंद वर्णन की महिमा, उसके बाद है पद्म पुराण। तो रानी केतकी की कहानी, ये रचना किसकी है? इंसा अल्लाह खां जी की। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। चंद छंद वर्णन की महिमा रचना किसकी है? गंग कवि की। और पद्म पुराण ये रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। तो इस प्रकार आप सभी लोगों का इस प्रश्न का सही मिलान किया गया, और कूट के रूप में आपका कौन सा सही उत्तर होगा, तो वो आपका है विकल्प ए राइट आंसर माना जाएगा। एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं इसका उत्तर। रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि। प्रेम सागर, लल्लू लाल। और पद्म पुराण ये दौलत राम जी की रचना है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। तो तुलसीदास ये रचना किसकी है? तो ये है निराला जी की। वैदेही वनवास रचना किसकी है? हरिऔध जी की। हिमतरंगिणी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और रसवंती रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो आप सभी का इस प्रश्न का सही मिलान किया गया, और यदि आप लोग कूट के रूप में अपना उत्तर देखते हैं तो विकल्प डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। और साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले है भक्तमाल, ये रचना नाभादास की है। फिर उसके बाद में है भक्त नामावली, ये रचना किसकी है? आधा उत्तर नीचे कटा हुआ है। तो भक्त नामावली ये रचना किसकी है? ध्रुवदास जी की। फिर है गोसाई चरित्र, गोसाई चरित्र ये रचना किसकी है? तो गोसाई चरित्र आपकी रचना जो है बेणी माधवदास जी की है। और 252 वैष्णवन की वार्ता ये रचना गोकुलनाथ जी की है, जो कि आपका ऊपर विकल्प है। इस प्रकार से आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही होगा, तो विकल्प डी आप लोगों का इसका राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर आप लोग पुनः देख सकते हैं, भक्तमाल नाभादास, भक्तनामावली ध्रुवदास, गोसाई चरित्र बेणी माधवदास और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। उत्साह का, प्रेम का, साहस का, भक्ति का, कौन सा इसका जो है सही उत्तर होगा, आप सभी लोगों को बताना है। क्या है क्वेश्चन? शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? आप सभी का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 113 आप सभी के सामने है, और इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए यानी उत्साह। तो बिल्कुल ही राइट जवाब आप लोगों का माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुफलक सुत का अर्थ है क्या है? उद्धव, कृष्ण, अक्रूर, नंद। सुफलक सुत का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 का आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी अक्रूर। तो राइट माना जाएगा। यानी सुफलक सुत किसको कहा गया है? अक्रूर जी को। अक्रूर के
पिता का नाम जो है श्वाफल्क था। क्या नाम था? श्वाफल्क, जिसके कारण अक्रूर को सुफलक सुत कहा जाता है। अक्रूर के अन्य नाम हैं श्वाफल्की, गांधिनी, नंदन। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? 1978 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में और 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 115 का आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया है? 1978 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन 1954 ईस्वी में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की अनुशंसा की थी। क्या किया है? अनुशंसा। पहली बार 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद स्थापित हुआ। 1 जनवरी 1976 को आंतरिक आपातकाल के समय ये भंग कर दिया गया। 1978 में नया प्रेस परिषद अधिनियम लागू हुआ और 1979 में इसे नए सिरे से स्थापित किया जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, 6 ककार सिद्धांत, यानी क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसने का प्रतिपादन किसने किया है? एडविन एल शूमैन, जी एल्मर वेलिस, एफ जे गैसफील्ड, आर डी बमफील्ड। कौन सा आपका सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 116 आप सभी के सामने है। आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी 6 ककार का सिद्धांत एडविन एल शूमैन ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, वाणी की 4 अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? परा, मध्यमा, लघिमा, पश्यन्ति। कौन सा है इसका सही उत्तर? तो आपका जवाब आएगा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये वाणी की अवस्था नहीं है, बाकी परा, मध्यमा, पश्यन्ति ये जो है वाणी की अवस्था मानी जाती हैं। और वैदिक युग में ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। बैखारी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ती वाणी और परावाणी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा सत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। रोचकता का अभाव रह सकता है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 118 आप सभी के सामने है। नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी। तो 118 क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी ये कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु जी का। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। क्या कहते हैं गुरु जी? व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता के कारण व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। ये कथन प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु जी का है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक 1920 ईस्वी में लिखी, जो हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8, 4, 6, 2। कितने हैं रूपांतर के अनुसार शब्दों के भेद? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, यानी 2, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद कौन हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 8, 4। तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर अगला क्वेश्चन है, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 10, 6, 8, 4। तो भेद की दृष्टि से पदबंध जो है 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। और पदबंध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं,
ये पद परस्पर संबद्ध होकर एक इकाई बनाते हैं। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। शब्द भेदों की तरह भी इसके 8 प्रकार माने गए हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि अवस्था के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का भेद नहीं है। कौन सा अवस्था के आधार पर लोकगीत का भेद नहीं है। आपके सामने विकल्प है। युवाओं के द्वारा गेय गीत, वृद्धों के द्वारा गेय गीत, बालकों के द्वारा गेय गीत और किशोरों के द्वारा गेय गीत। चारों उत्तर आप सभी के सामने हैं और आप लोगों को बताना है कि अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 122 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा। यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गा, कोकिल, बरसा, पावक, कण में कोयल प्रतीक है, यानी किसका प्रतीक है। क्रांति का, रूढ़ियों का, कवि का, वसंत का। तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए, क्रांति का। तो ठीक माना जाएगा, यानी कोयल किसका प्रतीक है। क्रांति का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है में उद्देश्य क्या है। आगरा ताजमहल दर्शनीय, आगरा ताजमहल दोनों। तो 124 के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी इसमें उद्देश्य क्या है। आगरा ताजमहल। फिर अगला क्वेश्चन है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में करता है। धार्मिक पुस्तकें मेरा भाई पढ़ता है प्रशांत, कौन सा सही उत्तर है। आप सभी लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी इस वाक्य में कर्ता कौन है। प्रशांत है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जुलूस रुका है विवेकी राय, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच रांगे राघव, ऋणजल धनजल प्रभाकर माचवी। इनमें से असंगत आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 में आप सभी लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प डी, तो राइट होगा, ये सही नहीं है। जुलूस रुका है विवेकी राय की रचना है, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की है, तूफानों के बीच रांगे राघव जी की है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। स्वप्न भंग रचना प्रभाकर माचवे की है और ऋणजल धनजल ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। आप सभी को बताना है इनमें से सुमेलित कौन सा है। अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें भी शमशानी, जहाज का पंछी इलाज चंद्र जोशी, त्यागपत्र अग्गी। तो आप सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं, इसमें कौन सा सुमेलित है। तो 127 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात सुमेलित कौन सा है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है, बाकी सभी विकल्प आपके गलत हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का उपन्यास है, गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ तस की रचना है और त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं हम लोग। नासकेतो पाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लू लाल, सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी यही आपका सुमेलित नहीं है। नासकेतो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। सुख सागर के रचयिता कौन है। सदा सुखलाल जी हैं। कौन है। सदा सुखलाल जी हैं। और भक्तिकालीन संत का मलूक दास ने भी सुख सागर नाम से रचना की है। राजा लक्ष्मण सिंह भारतीय हिंदू युग के पूर्व हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक हैं। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम का हिंदी अनुवाद किया है
और हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, खंड काव्य की परिभाषा है, कौन सी है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। कौन सी है खंड काव्य की परिभाषा? तो आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुने हैं विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। अर्थात किसी आदर्श पुरुष के जीवन के किसी विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, यही खंड काव्य की जो है परिभाषा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। विराम चिन्ह है और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अल्प विराम, और अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ये बड़ा आ वाला। फिर है विस्मयादि बोधक, ये चिन्ह कौन सा है? बड़ी ई वाला। फिर अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? इनमें छोटा आ वाला। और निर्देशक चिन्ह कौन सा है? छोटी ई वाला। इस तरीके से आपका सही मिलान यहाँ पे कर दिया गया है। और कूट के रूप में इसमें कौन सा आपका सही उत्तर होगा वो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो विकल्प बी इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा, और पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। किसकी गणना नहीं है समय संकलन में? तो क्वेश्चन नंबर 131 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, प्रभाव संकलन, तो राइट माना जाएगा, क्योंकि संकलन त्रय में स्थान, समय और कार्य की गणना की जाती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आप देख पा रहे हैं एलटी 2018 में पूछा गया, स्थान, काल, घटना, गीत। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, और अगले वाले यानी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी प्रश्न है। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। संकलन त्रय में गीत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न। दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस, लंदन। कब हुआ है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन? तो आप सब अपना इस क्वेश्चन के लिए उत्तर दिए हैं विकल्प बी, नागपुर, तो राइट माना जाएगा। और कब हुआ है ये सम्मेलन, किस सन में, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम लोग देखते हैं जो है सम्मेलन जो है कब कहाँ पर हुए हैं। तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस में। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में दिल्ली भारत में होता है। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिडाद टोबैको में हुआ है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन ब्रिटेन में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम सभी, देखते हैं आगे के सम्मेलन कब हुए हैं। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में पारामारिबो सूरीनाम में हुआ है। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल भारत में होता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, महात्मा गांधी, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। हम सभी आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता है, कौन सी है?
देखते हैं हम सभी। भाषा जटिल है, भाषा सरल है, भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांत, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। भाषा निर्झर की तरह अपने आप आगे बढ़ती है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 135 आप सभी के सामने है। आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन में विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। राम रक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता क्या है? भाषा में आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? बुद्धि, प्रेम, भावात्मिका, विचार। 136 के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, भावात्मिका, तो राइट माना जाएगा। यानी मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? भावात्मिका। उसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय को प्रकृत दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है? इसके विकल्प आगे हैं, प्रेम, सरणी, वनिता, सरिता, कविता। कौन सा आपका सही उत्तर है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी कि कविता। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जागो जे हरि को भजो, जो मन मोहि आस, हरि बिच घाते यंतरा, माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वासघातिनी क्यों कहा गया है? माया स्त्री है, माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, माया लोभ प्रवृत्ति रखती है, माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। कौन सा इसमें सही उत्तर है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। यही आपका उत्तर है, माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच में अंतर को डाल देती है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। तो आपका जवाब है संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे राजा लक्ष्मण सिंह, और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत आदि का अनुवाद हिंदी में किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 152 आप सभी लोगों के सामने है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं। कौन सी कविता किसकी है? प्रमथ्यु गाथा, ये मिथकीय कविता किसकी है? धर्मवीर भारती की। फिर आपका है जय भारत, ये जय भारत कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। आपका यहाँ पे सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आप देखेंगे इसका कौन सा उत्तर सही है, तो वह है विकल्प ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे? 1935, 1948, 1950, 1955। तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प ए, 1935, तो राइट माना जाएगा। यानी 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी, जिसके संयोजक काका कालेलकर जी थे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी को बताना है। स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। साकेत, स्वप्न, पल्लव, आंसू। आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। पल्लव, स्वप्न, आंसू, साकेत। तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। तो आंसू का प्रकाशन कब है? 1935, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
पल्लव का प्रकाशन है 1928, ये पंत की रचना है। स्वप्न का प्रकाशन है 1929, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। साकेत का प्रकाशन है 1931, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में मिलान करना है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग और ऊपर बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। राम कुमार वर्मा की रचना है, इसमें से कौन सी? एकलव्य। और रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। और केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही है। इस तरीके से आपका सही मिलान हुआ। और कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो विकल्प डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बात बोलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर यहाँ पर चारित्रिक यानी पुरुष पात्रों को चारित्रिक विशेषताओं के साथ में मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा उत्तर किसके लिए सही होगा आपका। तो सबसे पहले है मृत्यु के प्रश्न से पात्र। इसके लिए कौन सा आपका सही उत्तर होगा? तो ये मृत्यु के प्रश्न से जो पात्र ये है, ये आपका आत्मजयी रचना में आता है। काम आध्यात्म का प्रश्न कहाँ है? उर्वशी का जूझता पात्र पुरुरवा। और युद्ध का प्रश्न कहाँ है? तो युद्ध का प्रश्न यहाँ पे थोड़ा भी कट रहा है। अब फिर आगे के देख लेते हैं हम लोग विकल्पों को है। विकल्प जो सी आपका इसमें है, संशय की एक रात, जूझता पात्र राम, ये यहाँ पे जो है युद्ध की बात आती है। फिर है अपनी दुर्बलताओं को, तो ये आता है आपका कामायनी का जूझता मनु। मन यानी जो कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद, उसकी बात की जा रही है। और विकल्प के रूप में आपका जो है इसमें बी आपका सही उत्तर माना जाएगा, कोड बी। फिर अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में आपको सुमेलित करना है। देखते हैं, सबसे पहले है जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, और पुह वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। फिर है औ मन जान कवित यस कीना, मकु यह राय जगत महचीना। ये पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। फिर अगला है हरि है राजनीति पढ़ियाए, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। आगे कौन सी पंक्ति है देखते हैं हम लोग। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो है पंक्ति किसकी है? तो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी की है। हम लोग देखते हैं अगर कूट के रूप में इसमें आप देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा, तो वो विकल्प डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किसके हैं? सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर कौन सा है? विकल्प डी। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में सुमेलित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, सुमेलित करते हैं कौन सी रचना कब प्रकाशित होती है। तो सबसे पहले कौन सी है? जूही की कली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। कब है? 16। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? 1912 ईस्वी। पेरी प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। और फिर है प्रथम रस्म का प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। तो यहाँ आपका प्रकाशन के साथ में रचना का सही मिलान किया गया। और कूट के रूप में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम, सूरदास, तुलसी, जायसी, रहीम, सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम, जायसी, तुलसी, रहीम, सूरदास।
तो कौन सा इसमें अनुक्रम आपका सही है? तो उत्तर आप सभी का यदि इसमें विकल्प सी आएगा तो ठीक माना जाएगा, यानी कि सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं इनका जन्म वर्ष कब से कब है, किसका किसका। सूरदास का है 1478, मलिक मोहम्मद जायसी का 1492, गोस्वामी तुलसीदास का है 1532 और रहीम दास का है 1553 ईस्वी। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनाथ, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। तो कौन नहीं है इनमें से मॉरिशस का प्रवासी लेखक? विकल्प डी महात्म सिंह, और बाकी महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनाथ, रामदेव धुरंधर, ये सभी लेखक मॉरिशस के हैं। फिर हम सभी जो है आगे देखते हैं, महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनाथ, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, मुनीश्वर लाल, ये सभी जो है मॉरिशस के हैं। और अभिमन्यु अनंत जी को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत जी के प्रमुख उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से लिखे हैं। नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, लहरों की बेटी 1995 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास हैं। ये सभी प्रमुख उपन्यास किसके हैं? अभिमन्यु अनंत जी के। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकमंची रूपों को प्रचलन में प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित करना, यानी कौन सा लोकमंची रूप किस प्रांत का है, किस राज्य का है। तो देखेंगे हम लोग जो है ये कौन सा कहाँ का है लोकमंची रूप। तो सबसे पहले है सॉन्ग। सॉन्ग ये कहाँ का प्रचलित है? ये हरियाणा का है। फिर है विदेशिया। विदेशिया ये आपका कहाँ का है? ये बिहार में गाया जाता है। फिर माच है। माच ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और ख्याल कहाँ का है? ये है राजस्थान का। तो यहाँ पर आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में जो आपका सही उत्तर होगा इनमें विकल्प बी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको अपना सही उत्तर करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? आप सभी को बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? महादेव गोविंद रानाडे ने। और फिर कौन सा है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? एनी बेसेंट ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो यहाँ पर प्रमुख संस्थाएं और उनके प्रवर्तक का मिलान किया गया। और कूट के रूप में आप सभी ये देखेंगे इसमें कौन सा सही उत्तर है, तो आपका विकल्प ए इसमें राइट आंसर माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, आपकी परीक्षाओं में बहुत ही सहायता करेगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।